अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी नई वीडियो के साथ दोबारा से मिल रहे हैं और ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर इस बात के ऊपर बेटे बेस्ड है कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। उस ग्राफ की डिटेल्स को देख लीजिए। अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ कन्वेंशंस का बेटे हमें ख्याल रखना है और वो कन्वेंशंस ये हैं कि हमारे एक्सिस जो है वो लेबल्ड होने चाहिए। ना सिर्फ लेबल्ड होने चाहिए, हमने इस चीज़ का बेटे ध्यान रखना है कि जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम प्लॉट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी को। इसके लिए हमें ये जहन में रखना है बेटे कि वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी प्लॉट होगी और इसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी से मुराद एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका चेंज जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी से मुराद एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका चेंज अपनी मर्जी से हो पा रहा है या हमारे कंट्रोल में नहीं है। काइंड ऑफ हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक सैम्पल ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ, आपको स्केलिंग करके दिखाऊंगा। इसमें हमारे पास बेटे टाइम का डाटा है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस का डाटा है और इसकी बेस पे हमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करना सीखेंगे। ये कुछ रैंडम कुक्ड वैल्यूज़ हैं जो बेटे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब चूंकि अगर डिस्टेंस के हवाले से बात करें बेटे तो डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम के बदलने के साथ बदलती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ना हो रही हो, लेकिन डिस्टेंस का जो चेंज है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसलिए डिस्टेंस को ट्रीट किया जाएगा कि ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है और टाइम जो है बेटे वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। फिर ऐसा भी बेटे हम जानते हैं कि जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो जगह हमारे पास ओरिजिन कहलाती है और ओरिजिन के ऊपर एक्स की वैल्यू भी बेटे हमारे पास ज़ीरो होती है, ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होती है। अच्छा, नेक्स्ट फेज बेटे जो ग्राफ प्लॉट करने में आता है वो स्केलिंग है। स्केलिंग करने के लिए हमेशा बेटे इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि हमने ग्राफ की अपनी रेंज को बेटे ऑब्जर्व करना है। जैसे इस टाइम एक्सिस या टाइम की वैल्यूज़ को बेटे अगर आप देखें तो टाइम की वैल्यू हमारे पास 0 से बेटे स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20 है। अभी तो आसानी के लिए जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ये कांस्टेंट इंटरवल के ऊपर बेटे चल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है इन वैल्यूज़ के दरमियान का गैप कांस्टेंट ना हो और यूजुअली ऐसा ही होता है। यानी इस वक्त फॉर एग्जांपल 0 से 5 के दरमियान 5 सेकंड्स का गैप है, फिर 5 से 10 के दरमियान 5 सेकंड्स का गैप है, फिर 10 से 15 और 20 ऐसे ही है। इसी तरह से डिस्टेंस को अगर आप देखें तो वहाँ पे बेटे हमारे पास 0 से 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, एक कांस्टेंट 1 मीटर का गैप जो है बेटे वो यहाँ पे चल रहा है। अब आते हैं ग्राफ की स्केलिंग के ऊपर बेटे। ये फॉर एग्जांपल जो मैंने रफली लाइंस बेटे यहाँ पे मार्क की हुई हैं, आप इन्हें ऐसे कह लीजिए कि इन लाइंस के दरमियान का गैप 1 सेंटीमीटर है अगर तो ये सिंपल पेपर है, और अगर ये ग्राफ पेपर है तो हम बेटे ऐसे कह सकते हैं कि एक सिंगल लाइन हमारे पास वो जगह बता रही है कि जहाँ पे हमारा बड़ा बॉक्स एंड हो रहा है बेटे। इस तरह से देखा जाता है। फिर सेकंड बॉक्स एंड हो रहा है, फिर थर्ड बॉक्स बेटे एंड हो रहा है, फिर फोर्थ बॉक्स जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग ना, अब चूंकि मैं सपोज 4 बॉक्सेस यूज़ करने जा रहा हूँ तो मुझे हर सूरत में इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ या इंटरवल चूज़ करना है कि मेरा सारा डाटा ग्राफ के ऊपर प्लॉट हो सके। फॉर एग्जांपल टाइम की सबसे छोटी वैल्यू 0 थी तो वो तो बिल्कुल ये जगह बन जाती है, और अगर मैं इवन 5 इंटरवल या 5 सेकंड्स का गैप ले लूँ तो मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली अगर हम चलें तो हॉरिजॉन्टली चलने पे ये जो वेरी नेक्स्ट जगह है इसको बेटे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 5 सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टाइम का डाटा हम सेकंड्स में ले रहे हैं बेटे। फिर इसी तरह से वेरी नेक्स्ट डिवीजन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी इस जगह को, मैं कह देता हूँ बेटे ये 10 सेकंड्स हैं। फिर इसी तरह से ये 15 सेकंड्स हैं और ये हमारे पास 20 सेकंड्स हैं। और वाई एक्सिस की स्केलिंग बेटे करें तो हमें ये बताना होता है कि मैं वाई एक्सिस के ऊपर जब स्केल कर रहा हूँ तो एक बिग बॉक्स जो है इसको मैं चूज कर रहा हूँ बेटे कि ये 1 मीटर के इक्वल है, तो इसलिए 0। वेरी नेक्स्ट लाइन यहाँ बेटे हम मेंशन कर देंगे 1, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2, यहाँ बेटे हम मेंशन कर देंगे 3 और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 4। तो इस तरह से अब हमारे एक्सेस जो है बेटे वो लेबल हो चुके। अब नेक्स्ट काम ये होता है बेटे कि हमें यहाँ पे अपने ऑर्डर पेयर्स का अपना डाटा जो है उसको प्लॉट करना है। जैसे सबसे पहली वैल्यू बेटे यहाँ पे देखिएगा
जो सबसे पहली वैल्यू है वो 0 0 है, जिस टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी 0 है, हमारा ये पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, ये पहला पॉइंट होगा। जिस वक्त बेटे टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स है, डिस्टेंस हमारे पास 1 सेकेंड है, मतलब टाइम एक्सिस पे 5 पे जाना है और वाई एक्सिस के ऊपर हमें 1 पे जाना है, तो हमारा ये वाला पॉइंट बेटे यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जब 10 सेकेंड्स का टाइम है, उसके अगेंस्ट हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर्स के इक्वल है, तो हमारा ये वाला पॉइंट बेटे यहाँ पे बन जाएगा। चूँकि यहाँ गौर कीजिए कि इस पॉइंट के केस में अगर मैं बात करूँ तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ जहाँ पे x की वैल्यू बेटे हमारे पास या टाइम की वैल्यू 5 है और y एक्सिस वाली क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है। ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इसी तरह से ये ऑर्डर पेयर जो मैंने प्लॉट किया, यहाँ पे ये हमारे पास 10 हो जाएगा और डिस्टेंस इस केस में 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखिए 15 जो है, 15 पे डिस्टेंस की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। और 20 के ऊपर अगर बात कर ली जाए बेटे तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है वो बन जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 और इस पे डिस्टेंस 3 है। ये वाला पॉइंट बेटे हमारे पास बन जाएगा 20, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है बेटे, जब हम ये ऑर्डर पेयर प्लॉट कर लेते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना बेटे कि ग्राफ की शेप हमें एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो मैं ऐसे कह सकूंगा कि ये सारे पॉइंट्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बेटे हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें बनी हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी और हम ये बात कह सकेंगे बेटे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब इसके अलावा भी दो चीज़ें हैं बेटे, ग्राफ की स्लोप से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है और ग्राफ के एरिया से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये तो था बेटे कि हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हमें ग्राफ की शेप्स का भी बेटे आइडिया होना चाहिए। इस टाइम जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है बेटे, तो ये इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी बेटे यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इस हवाले से कि अगर बेटे हमें स्लोप की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, और हम इस केस में स्लोप को अगर देखें तो हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम चलेंगे स्लोप की तरफ। अगर हमें ग्राफ की स्लोप को बेटे कैलकुलेट करना है तो वो स्लोप किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। चूँकि ग्राफ की स्लोप भी हमें बाज़ दफ़ा रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन देती है, बाज़ केसेस में नहीं देती। यानी सपोज़ अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और आपसे कहा जाए कि आप इसकी स्लोप कैलकुलेट करें, तो स्लोप से बेटे हमें स्पीड का पता चल जाता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, स्लोप कैलकुलेट करें तो हमें वेलोसिटी का पता चल जाता है। अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का पता चल जाता है। और अगर सपोज यही ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान प्लॉट किया जाए और स्लोप निकाला जाए तो कोई रीजनेबल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल रीजनेबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अच्छा, अब स्लोप की कैलकुलेशन बेटे कैसे की जाती है, इसके लिए देख लीजिए। आप ग्राफ के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स बेटे चूज कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स बेटे चूज करने जा रहा हूँ। मैं इस वाले पॉइंट को कहता हूँ कि सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, और इसी तरह से इस पॉइंट को बेटे मैं कहता हूँ कि ये मेरा ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट 2 है या पॉइंट बी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10 और 2 हैं, इसी तरह से पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 15 और 3 हैं। अब हम देखेंगे बेटे कि अगर हमें स्लोप की कैलकुलेशन करनी है तो वो स्लोप की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन बेटे हमें याद रखना है। स्लोप के केस में एक बेसिक एक्सप्रेशन बेटे ये है कि आप इसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के साथ। इसे राइज बाय फॉल भी कहा जाता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज ऐसे भी बेटे कहा जाता है। इस वक्त अगर हम गौर करें बेटे तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी हमने प्लॉट की हुई है वो टाइम है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी हमने प्लॉट की हुई है वो डिस्टेंस है। तो इसलिए मैं ऐसे कहूँगा कि अगर मुझे यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करनी है तो मैं स्लोप की कैलकुलेशन करते हुए डेल्टा डी को बेटे यूज़ कर रहा हूँगा और डेल्टा टी को बेटे यूज़ कर रहा हूँगा। तो आप गौर कीजिए कि हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की बात की जाए तो निकल आती है बेटे यहाँ पे स्पीड। अब ये डेल्टा
डेल्टा डी का क्या मतलब है बेटे? चूंकि मैंने 2 पॉइंट्स चूज किए थे तो मैं कहूँगा फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस में से इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस माइनस कर लें। डेल्टा टी का बेटे यहाँ पे क्या मतलब है? फाइनल पॉइंट के टाइम में से इनिशियल पॉइंट के टाइम को माइनस कर लें। तो अब अगर हम अपनी वैल्यूज़ को बेटे देख लें, फॉर एग्जांपल ये 15 और 3 है, ये हमारे पास 10 और 2 है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये जो 10 और 2 है बेटे, इसमें देखिए पहली वैल्यू चूँकि यहाँ पे मेंशन्ड है टाइम के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा t1 है, और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू जो लिखी हुई है वो d1 है। यहाँ पे बेटे अगर बात कर लें तो ये हमारा t2 है, और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू बेटे जो लिखी हुई है ये हमारा d2 है। तो अगर इसकी बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे? देख लीजिए कि डिस्टेंस की जगह पे अगर मैं मेंशन करूं तो मैं कह सकता हूं बेटे कि ये हमारे पास 3 और इसी तरह से d1 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। और फर्दर अगर t2 की बेटे बात कर लें तो ये हमारे पास 15 के इक्वल है, और t1 जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 के इक्वल है। तो 3 माइनस 2 बेटे अगर हम सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 1। फिर इसी तरह से 15 माइनस 10 सॉल्व कर लें तो 1/5। लेकिन गौर कीजिए बेटे 3 माइनस 2 मीटर के अंदर था, तो यहाँ जो हम यूनिट लिख रहे होंगे वो मीटर होगा, और 15 माइनस 10 जो था ये सेकंड्स के अंदर था, तो पर सेकंड। तो इसका मतलब बेटे मुझे यहाँ से ये बात पता चली कि अगर आप इस ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट करें तो मैं ये बात कह सकता हूँ बेटे कि स्लोप मुझे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो इन्फॉर्मेशन दे रही है स्पीड की। तो ऐसा होता है बेटे कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें रीजनेबल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। दूसरी चीज़ बेटे जो ग्राफ से कैलकुलेट की जाती है वो बेटे इसका एरिया होता है। जैसे इस केस में ना अगर हम देखें तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायंगल का बेटे सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप ट्रायंगल का सहारा लेंगे तो ये सारे का सारा पोर्शन, यानी मैं कहूँगा कि यहाँ से लेके इस जगह से अगर बात की जाए तो इसको बेटे हम कहेंगे कि ये बेस ऑफ द ट्रायंगल है 20 तक, और इसी तरह से हाइट पे अगर 4 तक बात की जाए तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो ट्रायंगल की हाइट के बेटे इक्वल बन जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की बेटे हमें ज़रूरत होती है। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो रहा होता है, अगर हम कहें तो एरिया की कैलकुलेशन हम करते हैं ट्रायंगल के केस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हमें अपने ग्राफ के अंदर इस चीज़ को देखना है कि कैसी शेप बन रही है, और उस शेप का बेटे एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और उससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब बेस देखिए बेटे, बेस जो है वो इस टाइम 20 सेकेंड्स के इक्वल है, तो मैं इसलिए लिखूंगा 20 सेकेंड्स, और हाइट जो है वो हमारे पास 4 मीटर के इक्वल है। न्यूमेरिक वैल्यू को अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो मुझे आंसर बेटे ये मिलता है ये 10 40, तो ये बन जाता है 40 सेकेंड और मीटर। ये मेरी न्यूमेरिक वैल्यू तो बेटे यहाँ पे निकल आती है, लेकिन क्या 40 सेकेंड मीटर कोई फिजिकल क्वांटिटी है? तो मैं इसलिए ऐसे कहूँगा कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया कैलकुलेट तो यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन उस न्यूमेरिक वैल्यू की बेस पे मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर मेरे से कोई एरिया की फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगा तो मैं कहूँगा भाई कि इस ग्राफ का जो एरिया है कोई वो रीजनेबल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने का बेटे तरीकाकार जो है वो आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी ग्राफ के केस में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।